हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ पर देखिए, जैसा कि हमने आपको पहले इन्फॉर्म किया था कि हम लोग जो है एक सेशन करने वाले हैं, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं उस वीडियो में कि यूजीसी नेट के संपूर्ण जो आपके प्रश्न जिस पे उठ सकते हैं, या आपके मन में जिन चीज़ों पे प्रश्न उठता है यूजीसी नेट के लिए, सारे चीज़ों को यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर दिया है कि यूजीसी नेट में योग्यता क्या होनी चाहिए। योग्यता में आपका इसमें मैं बात करूँगा कि पीजी में आपके कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए। सब कुछ आपका विद प्रूफ यहाँ पे आपको देखना है, ऐसा कुछ नहीं हवा चलने वाला है। ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है, जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा। जो पुराने लोग हैं, जैसे मैक्सिमम लोगों के क्वेश्चन ये होते हैं कि एज लिमिट क्या है। ठीक है, इसकी भी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। सिलेबस का डिस्कशन करेंगे और सिलेबस में आपका पेपर 1 पेपर 2 दोनों के शॉर्ट फॉर्म की बात करेंगे। यहाँ पे शॉर्ट सिलेबस यानी कि केवल ये बात करेंगे कौन कौन सी यूनिट्स सिलेबस में मेंशन किया गया, इसके लिए बेस्ट बुक कौन सी होगी। ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग बात करेंगे कि नेट जेआरएफ में अंतर क्या होता है। ठीक। और नेट और जेआरएफ में जो फेलोशिप मिलती है, यानी जो पैसा मिलेगा, बात पैसे की हो जाए तो क्योंकि मैक्सिमम लोग यहाँ पे देखिए, आप फेलोशिप के लिए ही कर रहे हैं। जेआरएफ आपको किस लिए चाहिए? फेलोशिप के लिए चाहिए। नेट और सेट में क्या अंतर होता है? ठीक। बेस्ट बुक जो आपको पास करा दें, तो इसमें हम लोग बेस्ट बुक केवल देखिए, आप ये सोच रहे हैं केवल एक किताबें होती हैं बेस्ट बुक में, तो हालांकि कुछ ऐसी किताबें हैं जिनको पढ़ने से आप पास हो सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपका क्या हो, बेसिक वगैरह सब कुछ आपका क्लियर हो। ठीक है। तो इन मुद्दों पे हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा यदि पूरा टोटल डिस्कशन के बाद आपको लगता है कि आपके प्रश्न का या जो आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा है उसका जवाब नहीं मिला है, तो आप कमेंट में बताएंगे, तो निश्चित तौर पे आपके प्रश्नों का सॉल्व किया जाएगा वहाँ पे। ठीक है। और यदि आप न्यू बैच से ज्वाइन होना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल हैं। ये कंबाइंड बैच स्टार्ट किया जाएगा और एक आपको अलग से कोर्स कराया जाएगा, ताकि जो फरवरी मार्च में आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, 21 फरवरी से 10 मार्च, तो वो आपका कवर हो जाए। यदि ये एग्ज़ाम आपका मान लीजिए एक्सटेंड करके जून के साथ कर देंगे, हालांकि ऐसा लग तो नहीं रहा है, सपोज़ कि अगर आपका ये मार्च वाला एग्ज़ाम जो है जून के साथ मर्ज कर देते हैं, तो जो ये कोर्स है ये आपका जून वाले के साथ कंबाइन कर दिया जाएगा। ठीक है। तो यदि आप केवल दिसंबर के लिए जुड़ना चाहते हैं तो अलग से आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए फॉर्म भरने की तिथि पहले हम लोग देख लें कि जो दिसंबर की फॉर्म भरने की तिथि यहाँ पे 29 दिसंबर से आपका 17 जनवरी, और परीक्षा तिथि 21 फरवरी से लेके 10 मार्च दिया गया। ठीक है। और जो आगे जून में होने वाला है उसके लिए देखिए एग्ज़ाम डेट जो है ये आपका 13 से लेके 22 जून होने वाला है, और यहाँ पे आपका जो इसका एग्ज़ाम डेट है वो फरवरी में होगा। अब यहाँ पे देखिए जो सिलेबस में आपके टॉपिक दिया गया ज्योग्राफी में, वो आपका क्या क्या है, जियोमॉर्फोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी, पॉपुलेशन। तो अभी पहले सीरियल से हम लोग देखेंगे, उसके बाद इन सभी मुद्दों पे आके बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे जो कोर्स आपका प्रोवाइड कराया जाएगा उसमें सिलेबस के सभी टॉपिक पे आपको हैंड रिटेन नोट्स, पीडीएफ, वीडियो, टेस्ट और डिस्कशन भी मिलेगा। ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो आपका, यदि आप मान लीजिए फरवरी में चाहते हैं तो एक साथ आप रिकॉर्डेड वीडियो भी ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएगी विथ पीडीएफ और वीडियो, तो उसको भी आप यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग सबसे पहले कि जो ये फॉर्म है 29 दिसंबर, ये सारी चीज़ें होंगी। फ़ीस कितनी है? ठीक है। फीस देखिए यहाँ पे जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी में जो आते हैं वो आपके 1100 रुपये फ़ीस पे करेंगे। ओबीसी या ईडब्ल्यूएस वाले जो हैं वो 550 रुपये करेंगे। एससी एसटी के लिए फ़ीस देखिए 275 है, यानी जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, डिसेबिलिटी जो वाले हैं, पीएच वाले, उनके लिए भी आपका क्या 275 है। और इसी में देखिए एक और चीज़ मेंशन किया गया, थर्ड जेंडर वालों के लिए भी 275 रुपये फ़ीस है। ठीक है। और जो एग्ज़ाम का ड्यूरेशन होगा, समय कितना है, 3 घंटे के लिए है। ठीक। और इसी 3 घंटे में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों आपको करने हैं। ठीक है।
तो पेपर और पेपर 2 यानी कि पेपर 1 में आपके 50 प्रश्न हो गए, पेपर 2 में आपके 100 प्रश्न हो गए। टोटल आपके 150 प्रश्न कितने मिनट में? 180 मिनट में 150 प्रश्न आपको करने हैं। ठीक है, तो इसको करने के जो टेक्निक्स होते हैं, क्या रणनीतियाँ आप फॉलो करेंगे, आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और एग्ज़ाम कैसे होता है, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में होगा। 9 से लेके 12 और 3 से लेके 6 इस तरह से एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट कराए जाएंगे। ठीक, यहाँ पे देखिए इन्होंने नेक्स्ट जो हम लोग बात करने वाले थे योग्यता की, ठीक है, एलिजिबिलिटी की, फिर एग्ज़ाम पैटर्न की। तो एलिजिबिलिटी यहाँ पे देख लेते हैं पहले। एलिजिबिलिटी यानी कि कौन लोग नेट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक तो सबसे पहले आप ये समझिए, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कैंडिडेट हु आर परस्यूइंग देयर मास्टर डिग्री आर इक्विवेलेंट कोर्स आर कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन देयर क्वालिफाइंग मास्टर डिग्री या फाइनल ईयर एग्जामिनेशन एंड हु रिजल्ट स्टिल अवेटेड एंड कैंडिडेट हुज qualifying examination has been delayed may also apply for this test। ठीक, however such candidate will be admitted provisionally awarded award for JRF eligibility assistant professor only after they have passed master degree equivalent examination at least 55%। तो यहाँ पे मैं इसका आपको बता दे रहा हूँ कि अप्लाई कौन लोग कर सकते हैं। जैसे आप क्या है, मास्टर डिग्री हो, MA या MSc आप पास हो। ठीक है, यदि आप ज्योग्राफी के हैं, हिंदी के हैं, जिस भी कैटेगरी के हैं, तो आपके पास ये डिग्रियां होनी चाहिए। तो ये आपके पास है, तो ज़रूरी नहीं कि आप पास हों। ठीक, पास वाले भी अप्लाई कर सकते हैं यदि आपने अभी जस्ट एडमिशन लिया है। ठीक, फर्स्ट ईयर में आप हैं और आप एडमिशन ले लिए हैं, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जब इसका रिज़ल्ट आ जाता है, ठीक, रिज़ल्ट आ जाएगा, जैसे नेट आप पास हो गए या आप JRF हो गए, ठीक है, तो जो आपके पास सर्टिफिकेट मिलेगा उस सर्टिफिकेट पे लिखा रहता है कि विदिन 2 ईयर आप क्या है करें, आपको MSc या MA कर लेना, मास्टर डिग्री ले लेनी है, तब आपका ये जो नेट या JRF का सर्टिफिकेट है ये आपका वैलिड रहेगा। ठीक, और JRF जैसे आप पास हो गए तो विदिन 3 ईयर जो है 3 साल के अंदर आपको क्या करना है, कहीं ना कहीं आपको PhD करने के लिए एनरोलमेंट ले लेना है। तभी आपको जो रिसर्च फेलोशिप, JRF यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और नेट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो JRF का जो फेलोशिप रहेगा ये जब PhD आप चालू करेंगे तभी मिलेगा। और नेट में भी फेलोशिप मिलती है, तो नेट की भी फेलोशिप सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिलती है, कुछ स्टेट यूनिवर्सिटियाँ भी देती हैं, जैसे अभी आपका कानपुर यूनिवर्सिटी ने चालू किया था। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। और अब बात आती है कि यदि मान लीजिए आपने मास्टर डिग्री किया है, ठीक, मास्टर डिग्री करके आप अप्लाई करेंगे, तो अब मास्टर डिग्री में कितने % मार्क्स आप पाएँ तब आप एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर देखिए, यदि आपने 55% मार्क्स जो है सिक्योर किया है तो आप जो है एलिजिबल हैं। कौन कौन? जनरल, अनरिजर्व या EWS, यानी कि ऐसे कैंडिडेट जो अनरिजर्व कैटेगरी से हैं या जनरल कैटेगरी से हैं या फिर EWS से हैं। तो यदि इन कैटेगरी में आप आते हैं और आपके मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, उसके अलावा यदि यहाँ पर देखिए दिया है कि द अदर बैकवर्ड OBC, यदि आप OBC से बिलोंग करते हैं या फिर आप SC कैटेगरी में आते हैं या आप ST कैटेगरी में आते हैं, PWD में आते हैं, थर्ड जेंडर में आते हैं। ठीक, तो OBC हो गया, SC हो गया, ST हो गया, इन सभी में या थर्ड जेंडर में आप आ रहे हैं तो भी क्या है, आपका 50% मार्क्स ज़रूरी है। यानी मास्टर डिग्री में यदि आप OBC SC ST कैटेगरी के हैं तो आपके 50% मार्क्स PG में है, मास्टर डिग्री में है, तो आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और EWS जनरल और अनरिजर्व के लिए कितना है, 55%। ठीक है, और जब आप अपीयरिंग हैं तब भी आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा यहाँ पे दिया गया है कि जो कैंडिडेट जो है यहाँ पे कैंडिडेट हु बिलोंगिंग टू थर्ड जेंडर कैटेगरी आर एलिजिबल टू ड्रा द सेम रिलैक्सेशन इन फीस एंड एज एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ नेट आर अवेलेबल SC ST PWD का सब्जेक्ट वाइज क्वालिफाइंग कट ऑफ फॉर दिस कैटेगरी
वुड बी लोवेस्ट एमंग दोज SC ST OBC EWS कैटेगरी करस्पॉन्ड। यानी कि ये कह रहा है कि भाई अलग अलग सब्जेक्ट में जो थर्ड जेंडर के लिए स्पेशली छूट वही है जो SC ST के लिए इनकी मेरिट SC ST से भी बिलो जाती है। द PhD डिग्री होल्डर्स हु मास्टर लेवल एग्जामिनेशन हैव बीन कंप्लीटेड। यानी PhD डिग्री वाले जो मास्टर डिग्री कंप्लीट कर लिए हैं बाई 19 सितंबर 1991, ठीक है, सेल बी एलिजिबल फॉर रिलैक्सेशन 5% एग्रीगेट मार्क्स। यानी कि इनको टोटल जो मास्टर डिग्री है उसमें 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा फॉर अपेयरिंग इन नेट द लीस्ट कोर्स कोड। तो ये आगे जैसे जो पूरा आप जब इसका डाउनलोड करेंगे UGC नेट का पूरा बुकलेट जो आया है तो ये आपका अपेंडिक्स जो 4 लिखा है तो उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट आर एडवाइज, इसका कोई विशेष वो नहीं है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू अपीयर इन द सब्जेक्ट ऑफ दियर पोस्ट ग्रेजुएशन ओनली। द कैंडिडेट हु पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट इज नॉट कवर्ड इन द लिस्ट नेट सब्जेक्ट अटैच्ड एट अपेंडिक्स 5। चलिए ये भी मैं दिखा दूंगा आपको। इसमें ये कह रहा है कि भैया यदि आपने जिस सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया है तो आपके सब्जेक्ट में यदि नेट के फॉर्म नहीं आते हो तो यहाँ पे इन्होंने एक अपेंडिक्स 5 करके दिया है, उसमें जो सब्जेक्ट दिया गया है उसमें आप एलिजिबल यानी आप फॉर्म डाल सकते हैं। उसमें मेंशन किया जाएगा कि किस कैटेगरी वाले या किस सब्जेक्ट वाले इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए कि यहाँ पे दिया है कि सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ देयर एलिजिबिलिटी नॉट प्रिंट आउट। फॉर्म भरते समय बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा इसमें। और ये आपका जो है कैंडिडेट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा यूनिवर्सिटी फॉरेन, तो इसका बहुत मतलब नहीं है आपको। अब हम लोग आ जाते हैं एज लिमिट की बात करें। कौन कौन से मुद्दों में बात हम लोगों की हो गई है। तो योग्यता हो चुका था, अभी जस्ट हुआ है। एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, फिर एज लिमिट है, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे देखते चलिए क्या क्या चीज़ें हो। फॉर्म भरने की तिथि हो गई, ये भी हो गया। और नेट JRF में अंतर क्या होता है कि देखिए जब आप फॉर्म भरते हैं एग्ज़ाम देंगे, जैसे मान लीजिए कि आपका नेट जो है जैसे मेरिट आप देखते हो, मान लीजिए कि 50% मेरिट नेट की गई तो JRF की मान लीजिए 52% गई। तो ये इसलिए होता है कि जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप होती है ये केवल 2% लोगों को दी जाती है, ठीक है, जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें अब वहाँ पे ये डिसाइड होता है कि भैया कितने लोगों को ये फेलोशिप देनी है। तो जितने लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं उसका 2% जितने लोग होते हैं तो उनको ये JRF की फेलोशिप दी जाती है। और नेट कितने लोग पास होते हैं तो 6% लोग सब्जेक्ट कंसर्न सब्जेक्ट में जो है 6% लोगों को जितने फॉर्म भरे जाते हैं उसका 6% जो है नेट क्वालिफाई कराया जाता है और JRF 2% रहता है, ठीक है। तो जो ज़्यादा मार्क्स सिक्योर करते हैं तो उनको जो है JRF मिल जाता है, उनको फेलोशिप भी मिलती है। तो उनसे थोड़ा सा कम, कोई 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन कभी 3 क्वेश्चन, इतना अंतराल रहता है, बहुत ज़्यादा अंतराल नहीं रहता है, ठीक है। अब एग्ज़ाम पैटर्न की हम लोग बात कर लें तो चलिए यहाँ पे जो आपको दिखाया गया है इसी के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। अब एग्ज़ाम कैसा होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, ये आप जानते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है CBT, यहाँ देखिए लिखा भी गया है। और जो मोड होगा ये ऑनलाइन मोड होगा। और एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पे समझिए, टोटल आपका 150 क्वेश्चन रहेगा जिसमें 50 आपके किसके रहेंगे, 50 आपके पेपर 1 के रहेंगे और 100 आपके पेपर 2 के रहेंगे। एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो ये 50 दूनी 100 मार्क्स, ये आपका 100 दूनी 200 मार्क्स, टोटल 300 मार्क्स के होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये MCQ बेस्ड होगा एग्ज़ाम आपका। दिया है कि क्वेश्चन पेपर इंटेंट टू एसेस द टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड ऑफ कैंडिडेट, इट विल प्राइमरी एंड डिज़ाइन टेस्ट, रीजनिंग एबिलिटी, रीडिंग अप्रेंशन। तो ये सिलेबस में आपको देखने को मिलेगा ही। और सब्जेक्ट वाला भी आपका क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। टोटल समय 3 घंटे का होता है। और जब आप एग्ज़ाम देंगे ऑनलाइन तो उसी में फर्स्ट में पहले आपका फर्स्ट पेपर दिखेगा, फिर आपका सेकंड पेपर रहता है। तो जैसे आप एग्ज़ाम देते होंगे तो यहाँ पे आपका पेपर 1 लिख दिया जाएगा, ऑनलाइन चलता है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो पेपर 2 नीचे रहेगा। तो अगर आप पेपर 2 पहले करना चाहते हैं पेपर 2 पे क्लिक करेंगे तो पूरा ओपन होता चला जाएगा एक एक क्वेश्चन। पेपर 1 सीरियल से करना चाहते हैं पेपर 1 करिए आप, ठीक है। और सिलेबस यहाँ पे दिया गया है तो सिलेबस अभी मैं आपको मेंशन कर दे रहा हूँ।
और यहाँ पे 25 अक्टूबर 2022 को ही इन्होंने थोड़ा इसमें अपडेट किया है, और इसमें इन्होंने न्यू सब्जेक्ट क्या अपडेट किया है, इंडियन नॉलेज सिस्टम। ठीक है, मीडियम पेपर का दोनों मीडियम में रहेगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रहेगा। और मार्किंग स्कीम जो हमने बता दिया कि 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पे आपका 2 मार्क्स मिलने वाला है आपको। और अब आते हैं हम लोग बात कर लेते हैं एज लिमिट की। ठीक है, यानी कि कितने ईयर आपका है तो आप जो है ये JRF अवार्ड पा सकते हैं कि नहीं पा सकते हैं, ये भी देखिए यहाँ पे। JRF के लिए देखिए दिया है कि नॉट मोर देन 30 ईयर एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द एग्जामिनेशन इज़ कंडक्टेड। यानी कि इसमें देखिए एक चीज़ डायरेक्ट यही कर दिया कि जिस मंथ में एग्ज़ाम होगा उसके पहले दिन आप जो है 30 साल से अधिक नहीं होने चाहिए। यानी कि फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है तो 1 फरवरी 2023 को आपका 30 साल हो जाना चाहिए, 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो जनरल कैंडिडेट हैं या EWS वाले हैं। जबकि एज रिलैक्सेशन किसको मिला है, अप टू 5 ईयर relaxation of up to 5 year is provided to candidate belonging to OBC NCL as per the central list OBC available on website NCBC। और ये आपका देखिए SC ST PWD थर्ड जेंडर कैटेगरी टू वुमेन applicants relaxation will be also provided candidate with research experience limited period spent on research in the relevant ग्रेजुएशन डिग्री सब्जेक्ट मैक्सिमम 5 ईयर। तो LLM वालों को भी इसमें देखिए आपका छूट दिया है। इसमें देखिए जिन्होंने LLM किया 5 ईयर का यहाँ पे इनको छूट दिया गया है। और यहाँ पे देखिए 30 साल जो दिया गया है तो जो OBC SC ST वाले हैं इनको 5 और जोड़ लीजिए इसमें आप। ठीक है, 5 और जोड़ लीजिए यानी कि 35 साल। और 35 कब हो, जैसे मार्च में आपका परीक्षा होने वाली है तो 1 मार्च को जो है वो 35 साल से ज़्यादा ना हो। ठीक है, तभी आप इसका लाभ ले सकते हैं। ये किसके लिए है, JRF के लिए। किसके लिए है, JRF के लिए। यहाँ पे देखिए लिखा भी गया है। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यानी कि नेट के लिए, जो नेट आप पास होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो ये आपका केवल UGC नेट के लिए नो अपर एज लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। जो रिजर्वेशन आपको मिलेगा इसमें देखिए टोटल जो 15% ऑफ सीट शेड्यूल्ड कास्ट के लिए। यहाँ पे देखिए UGC अकॉर्डिंग सेंट्रल एंड इंस्टीट्यूशन बी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी इन द रिजर्वेशन ऑफ सीट शैल बी फॉलोज। और ये आपका 27% OBC, 10% आपका जो वीकर सेक्शन वाले हैं EWS वालों को। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। PWD वालों का भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। इनके लिए क्या है कि जो लोग जो है यहाँ पे 40% से एबव जिनकी जो डिसेबिलिटी है, ठीक है, तो यहाँ पे वो कहाँ से आप इशू करा सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया गया है कि CMO के यहाँ से आपका ये होना चाहिए। तो ये टोटल हो गया आपका जो है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, एज लिमिट हो गया, सिलेबस का डिस्कशन अभी कर लेते हैं। एज लिमिट हो गया, फॉर्म भरने की तिथि, एग्ज़ाम पैटर्न, सारी चीज़ें क्लियर हो गई आपको। देखिए यहाँ पे हमने कौन कौन से मुद्दों में बात किया है। ये टॉपिक आपका हुआ योग्यता, क्लियर हो गया है कि नहीं आपका। ये एग्ज़ाम पैटर्न भी हो गया है, कैसे एग्ज़ाम आपको देना है ये सब हो ही चुका है, इसके बारे में भी हमने बता दिया। एज लिमिट भी हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं बता दूं कि नेट और JRF के फेलोशिप कितनी मिलेगी। तो देखिए ये आपका जो है लगभग JRF की अगर आप इसमें HRA वगैरह जोड़ के यदि हम लोग देखें तो 35,000 समथिंग आपको मिल जाएगी। कहीं जहाँ पे HRA कम मिलेगा तो वो कहीं 2700 मिलता है, कहीं 5,000 मिलता है। तो वो सिटी के हिसाब से आपका जहाँ से करना चाहें। ठीक, तो JRF के लिए तभी फेलोशिप मिलेगी, यानी कि आप 35,000 महीने, हर महीने आपको 35,000 मिलेगा यदि आप JRF पास कर जाते हैं तो। ठीक है, JRF की फेलोशिप 35,000 मिलेगी पर मंथ। और नेट की फेलोशिप लगभग आपका ये 10,000 रहती है, 10,000 मिलती है आपको। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मिलती है यदि आप कहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी से PhD करना चालू करेंगे तब। कुछ स्टेट यूनिवर्सिटियाँ भी देती हैं तो वो उनके यहाँ आपको पता करना पड़े कौन स्टेट यूनिवर्सिटी दे रही कौन नहीं दे रही, यानी जबकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सभी में ये फेलोशिप नेट वाली मिलती है। ये टोटल आपको 5 ईयर तक मिलेगी, एक्सटेंड आप 1 ईयर का कर सकते हैं।
और JRF में भी आपका 5 ईयर का मिलता है। तो 2 साल का आपका ये जो है 35 रहेगा। उसके बाद जब आपका SRF हो जाता है, सीनियर रिसर्च फेलोशिप, तो 5 से 7 हज़ार आपका ये बढ़ जाता है। ठीक है, इसमें आचार्य वगैरह भी जो रहते हैं। तो SRF की जो फेलोशिप है वो आपकी लगभग 40-42 के आसपास मिलने लगेगी। ठीक, तो हर जगह का ये अलग अलग रहता है। उसके बाद हम लोग बात कर लें कि नेट और सेट में, जैसे आप अभी देखे होंगे कि राजस्थान में और आपका MP में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में भी बात चल रही है कि सेट एग्ज़ाम, सेट का मतलब स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। जैसे आपका नेट क्या होता है, ये नेशनल लेवल पे होता है, यानी यदि आप नेट पास हो गए हैं तो किसी भी राज्य की जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, वहाँ पे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और सेट यदि पास हैं तो जिस राज्य का आप सेट पास हैं, जैसे मध्य प्रदेश का आपने सेट पास किया है, छत्तीसगढ़ का या राजस्थान का, तो आप स्पेशली राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जहाँ के सेट को पास आपने किया है, वहीं आप स्पेशली क्या कर सकते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के जो फॉर्म आएंगे वो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ अप्लाई कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए UP में आपका फॉर्म आ गया, तब आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हरियाणा में अभी देखिए आपका आने वाला है, तो हरियाणा में और MP में भी आने वाला है, लेकिन MP में आपका असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम से पहले सेट एग्ज़ाम होगा। और यहाँ पे आप ध्यान रखिए, MP के सेट का अभी फॉर्म नहीं आया है, तो नेट के लिए आप फोकस करिए कि आपका यदि मार्च में नेट हो जाता है तो इसका रिज़ल्ट भी अप्रैल मई तक दे देंगे। तो यदि अप्रैल तक रिज़ल्ट दे देते हैं तो जबकि सेट इतनी जल्दी हो नहीं पाएगा MP वाला, तो यदि आप मेहनत करके नेट कर ले जाते हैं तो MP में जो 4000 समथिंग सीटें बताई जा रही हैं, यदि 2000 भी आती है तो भी काफ़ी सीटें हो जाएंगी। तो 2000 सीटें 2-2 बार में यदि करा रहे हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यानी कि और एग्ज़ाम के थ्रू इसका सिलेक्शन होना है, तो एग्ज़ाम दे के आप सेलेक्ट भी हो सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो सेट और नेट में यही अंतर होता है। तो आप कोशिश करिए इस बार जो है नेट पास कर जाइए, क्योंकि MP के सेट के चक्कर में यदि आप पढ़े हैं तो सिलेबस देखिए, सेट का नेट का बहुत अंतर नहीं होता है। ठीक है, नेट और सेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आपको नहीं मिलने वाले यहाँ पे। बस डिफरेंसेस इतने होते हैं कि सेट में कहीं कहीं क्या करता है, वो अपने स्टेट की कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को ऐड कर देता है या उससे रिलेट करके कुछ क्वेश्चन पूछ देते हैं। नहीं तो मैक्सिमम आप नेट का प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लेंगे तो सेट आराम से पास हो जाएंगे, कोई भी सेट हो। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग बात कर रहे थे कि नेट सेट में अंतर आपका हो गया, फेलोशिप की भी बात हो गई। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं बेस्ट बुक की। और चूँकि बेस्ट बुक तभी आप कर पाएंगे जब आप सिलेबस आपको मैं दिखा दूंगा तब। तो चलिए हम लोग ऑफिशियल सिलेबस पे चलते हैं, उसके बाद हम लोग वहाँ पे एक एक करके जानेंगे। अब देखिए कंबाइंड, कुछ लोग ये चाहते हैं कि एक कौन सी किताब बेस्ट होती है, तो उसमें आप यहाँ पे देखिए फर्स्ट पेपर के लिए यदि आप लेना चाहते हैं 2-3 किताबें आती हैं, आती तो ढेर सारी हैं, लेकिन कुछ जैसे आप KVS मदान सर का ले सकते हैं। ठीक है, इनकी भी अच्छी किताब है, इसमें प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है चैप्टर वाइज, तो आप इसको लेके सॉल्व कर सकते हैं, आपके लिए यूज़फुल होगा ही। दूसरी चीज़, फर्स्ट पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे दूसरा कौन सा, आपका दृष्टि का भी आता है, दृष्टि पब्लिकेशन का। लेकिन यदि आप कंपैरिजन करेंगे इनसे, KVS सर से, KVS मदान सर से, तो उतनी अच्छी नहीं है। फिर भी इसकी भाषा ज़्यादा सरल है, दृष्टि की जो किताब आती है उसकी भाषा फर्स्ट पेपर की ज़्यादा सरल है। तो आप, और इसमें चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर का भी कलेक्शन दिया है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, और मदान सर की किताब में भी दिया गया, वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक, ये चीज़ें क्लियर हुई। उसके अलावा जैसे ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन का भी आता है, अरिहंत पब्लिकेशन का भी आता है। ठीक है, किताबें फर्स्ट पेपर की, और आपका प्रतियोगिता साहित्य की भी आती है किताबें, तो आप इन किताबों को ले सकते हैं। और प्रीवियस ईयर जो है PYQ, यदि हम लोग बात करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन जो मिलेगा, ये आप यूथ वाला लीजिए, ज़्यादा सही है, क्योंकि मैंने उसको प्रॉपर देखा है। और मैक्सिमम मैं जो आपको क्वेश्चन कराऊंगा या आगे जैसे पुराने प्रीवियस ईयर के जो मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको, तो वो यूथ से ही कराता हूं, क्योंकि और इसमें मैंने काफ़ी चीज़ें अपडेट करवाया है कि जैसे जो गलतियां वगैरह थी तो थोड़ा बहुत इन्होंने अपडेट किया है अभी, तो पूरी तरह से जल्दी ही अपडेट हो जाएगी, तो आपको ये
मिल जाएगी। और ऐसा और भी किताबें आती हैं, ऐसा नहीं है कि यही बहुत बेस्ट है। मैं इसलिए इसको कह रहा हूँ कि फर्स्ट पेपर के लिए YCT पब्लिकेशन का, क्योंकि इसमें जैसे आपने ये क्वेश्चन मान लीजिए टीचिंग एप्टीट्यूड का सॉल्व किया, तो इसमें इन्होंने क्या कर रखा है, इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। और यदि आप 10 सेट ऐसे सॉल्व कर लेते हैं तो आपका मैक्सिमम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, केवल आप उत्तर ए, उत्तर बी, सी सही है, डी सही है, इसके चक्कर में मत पड़ा करिए। डिस्क्रिप्टिव लेवल का जो सॉल्व दिया गया उसी को आप फॉलो करिए। यहाँ तक हुआ। तो फर्स्ट पेपर की होगी। अब हम लोग ज्योग्राफी की बात करें, भूगोल में। ठीक है, ज्योग्राफी के लिए जो आपकी किताब होगी वो आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे एक किताब की मैं बात करूं जिसमें काफ़ी सिलेबस आपका दे रखा है, वो आपके लिए हो जाएगी अरिहंत की। ठीक, अरिहंत की जो किताब है ये आपको है, तो ये किताब एक ही इसमें कंबाइंड रहेगा, लेकिन जो आपके सिलेबस में टॉपिक मेंशन है, अब ये मान के चलिए कि 80 to 90% टॉपिक इसमें दे रखा है। भले उसने क्या किया, बहुत छोटा छोटा करके दे रखा है, लेकिन चीज़ें इसमें उन्होंने मेंशन कर रखी हैं। तो एक किताब, जो बहुत लोग पूछते हैं कि बेस्ट किताब एक बताइए, तो एक किताब आप ये ले सकते हैं। ठीक है, और अलग अलग जो किताबें हैं, यदि आपको प्रॉपर, लेकिन इसकी गारंटी अरिहंत से ये नहीं है कि आप उसको पढ़ के JRF ही हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात कर लें कि सिलेबस के अकॉर्डिंग अलग अलग यूनिट में अलग अलग किताबें कौन कौन सी हैं। और यहाँ पे देखिए, यदि आप यहाँ पे जो बैचेज चल रहे हैं, यदि आप इसको ज्वाइन करते हैं तो इसमें जो आपके सिलेबस में, जैसे किताबों में क्या होता है कि कुछ किताबें इसी डायरेक्ट नेट के बेस पे ही नहीं तैयार की जाती हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको सिलेबस में जितने टॉपिक हैं सभी टॉपिक पे आपको, फर्स्ट पेपर के भी सभी टॉपिक पे आपको PDF मिलेगा, वीडियो मिलेगा, और यूनिट वाइज टेस्ट भी मिल जाएगा, और कंबाइंड टेस्ट भी मिलेगा। ठीक, इसके अलावा ज्योग्राफी में भी उसी तरह से आपको सभी टॉपिक पे PDF, वीडियो और टेस्ट मिलेगा। अभी देखिए, आप फर्स्ट पेपर के लिए भी यदि आप जल्दी कवर करना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, वो आपको प्रॉपर मिलती रहेंगी, तो वो भी आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, अब सिलेबस पे देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये आपका UGC नेट ज्योग्राफी का सिलेबस दिया गया है। यहाँ पे कौन कौन सी यूनिट हैं, जियोमॉर्फोलॉजी हो गई, भूआकृति विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी जलवायु विज्ञान, ओशनोग्राफी समुद्र विज्ञान, पर्यावरण भूगोल एनवायरनमेंट ज्योग्राफी, जनसंख्या अधिवास भूगोल, आर्थिक गतिविधि और क्षेत्रीय विकास का भूगोल, सांस्कृतिक सामाजिक सोशल कल्चर और पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकल थॉट यानी भौगोलिक चिंतन, और ज्योग्राफिकल टेक्निक्स यानी भौगोलिक तकनीकियाँ, और भारत का भूगोल। टोटल 10 यूनिट, और 10 यूनिट में कितने सवाल बनेंगे आपके? 100। ठीक, तो यहाँ पे एक एक यूनिट की हम लोग बात कर लें कि बेस्ट बुक कौन सी है। चलिए, यहाँ पे देखिए, जियोमॉर्फोलॉजी में आप सभी आंसर का ले सकते हैं, क्लाइमेटोलॉजी भी सभी आंसर की आती है, और समुद्र विज्ञान भी सभी आंसर का है, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी भी सभी आंसर का है। ठीक है, यहाँ से आप सविन सिंह को भी ठीक है, सविन सिंह सर का ये आपको मिल जाएगी, किताबें मार्केट में हैं। तो इनसे जैसे ये आप यदि चारों किताब ले लिए अलग अलग, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर में या UGC नेट में इससे बाहर प्रश्न आपका जाएगा नहीं, लेकिन पढ़ना आपको है। उसके अलावा यदि आप इससे कम में काम चलाना चाहते हैं तो आप क्या करिए कि इनका जो भौतिक भूगोल आता है, 2 चीज़ें आती, भौतिक भूगोल और भौतिक भूगोल का स्वरूप। तो आपको क्या करना है, भौतिक भूगोल का स्वरूप लेना है। क्या लेना है? भौतिक भूगोल का स्वरूप। ठीक है, भौतिक भूगोल का स्वरूप। तो इसमें क्या है, इसमें आपका ये चारों किताबों के बजाय आप एक किताब ये ले लेंगे तो इसमें आपका मैक्सिमम सिलेबस ये मिल जाएगा। ठीक, इसके अलावा देखिए, जनसंख्या भूगोल के लिए आप RC चांदना की ले सकते हैं या फिर SD मौर्य की ले सकते हैं। SD मौर्य की भाषा थोड़ा सा आसान दी गई है। अधिवास भूगोल के लिए देखिए, आप RC तिवारी सर का ले सकते हैं, या फिर अधिवास भूगोल के लिए आप SD मौर्य का भी ले सकते हैं, क्योंकि इनमें जो लैंग्वेज दिया गया है वो आसान भाषा में लिखा गया है। ठीक, तो ये यहाँ तक हो गया। अब हम लोग आते हैं आर्थिक गतिविधि और क्षेत्रीय विकास के भूगोल में। इसमें देखिए, इसमें आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी है, ठीक है,
और आपका इसी में रीजनल ज्योग्राफी है, और इसी में आपका ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन ज्योग्राफी है, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन ज्योग्राफी है। अब देखिए इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिए आपको क्या करना है, आप एस.डी. मौर्य की ले लीजिए या काशीनाथ जगदीश सिंह की। ठीक, एग्रीकल्चर के लिए आप माजिद हुसैन सर का ले लीजिए, और रीजनल ज्योग्राफी के लिए आप जो है कमलाकांत दुबे की आती है या फिर आर.सी. तिवारी की आती है, ये आप ले सकते हैं, या रीजनल ज्योग्राफी के लिए आप चांदना की बुक ले सकते हैं, आर.सी. चांदना। ठीक, और उसके बाद आपका देखिए रीजनल ज्योग्राफी में जो आपका जो विश्व का प्रादेशिक भूगोल, ये मत समझिएगा, ये आपका जो है प्रादेशिक नियोजन है, रीजनल प्लानिंग से रिलेटेड है। ठीक, क्षेत्रीय विकास का भूगोल जो लिखा है। ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन ज्योग्राफी की कोई स्पेसिफिक बुक आपका मार्केट में नहीं मिलती, एक सक्सेना सर की आती है, लेकिन वो भी आपका जो इसमें टॉपिक दिए गए उन टॉपिक पे बेस्ड नहीं रहती है। ठीक है, और जो जैसे आदिवासी भूगोल की जो किताबें आपको मार्केट मिलेंगी, तो सभी जो इसमें थ्योरीज दी गई, ये सारी थ्योरीज उस किताबों में नहीं है, लेकिन यही किताबें हैं ये मार्केट में। तो कोई भी किताब लेने से पहले आप एक बार जो है सिलेबस डाउनलोड करके यूजीसी का उसकी जो कंटेंट लिस्ट है किताब की, उससे मैच करा लीजिएगा, कौन कौन से मिल रहे हैं, कौन कौन से नहीं। तो ये जो मैं किताबें बता रहा हूँ, सारा का सारा सिलेबस उसमें नहीं मिलने वाला है। सोशल एंड कल्चरल ज्योग्राफी दोनों मिला के एक ले लीजिए एस.डी. मौर्य की, और पॉलिटिकल ज्योग्राफी में आप सुदीप्ता अधिकारी सर की ले सकते हैं, आर.सी. तिवारी की भी आती है। ठीक है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी। और इसके अलावा आपका जो है आर.डी. दीक्षित की भी आती है, तो सुदीप्ता अधिकारी सर की अच्छी किताब है, ये ले सकते हैं, राजनीतिक भूगोल की। उसके अलावा देखिए थॉट में आप जो है माजिद हुसैन सर की लीजिए, क्योंकि ये ऑथेंटिक मानी जाती है। एस.डी. मौर्य सर की भी पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफिकल टेक्निक्स में देखिए एक किताब में ये सारी टॉपिक मिलने वाली नहीं है। रिमोट सेंसिंग के लिए आप डी.डी. चौनियाल सर का ले सकते हैं, और जे.पी. जो शर्मा सर की बुक आती है। इसके अलावा आर.एल. सिंह सर की भी आप भौगोलिक जो प्रायोगिक भूगोल है, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी ले सकते हैं आर.एल. सिंह सर की। ठीक है, और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की हम लोग बात करें तो इसमें आपका जो बेस्ट बुक है ये आप आर.सी. तिवारी सर की ले सकते हैं, या आप देखिए परीक्षावाणी वगैरह भी आपके पास है तो वो काम चल जाएगा, लेकिन जो रीजनल ज्योग्राफी है इंडिया की उसमें परीक्षावाणी में नहीं मेंशन किया गया, तो वो आपको आर.सी. तिवारी सर किताब में मिलेगी। ठीक, तो ये टोटल किताबें हो गई कौन कौन सी बेस्ट बुक है इनकी। तो हर एक यूनिट से बेस्ट बुक को हमने डिस्कस कर दिया। तो इस सेशन में हम लोग इतना ही डिस्कस करने वाले हैं, और यदि पूरा वीडियो आपके लिए यूज़फुल लगा हो, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके मित्रों तक अपने शेयर करिए। ठीक है, और यदि आप हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। और यहाँ आपका टीजीटी पीजीटी भी चल रहा है, वो भी मिल जाएगा, केवीएस के लिए भी मिल जाएगा। अभी देखिए केवीएस का नेक्स्ट वीक से जो हम लोग न्यू बैच स्टार्ट करेंगे केंद्रीय विद्यालय का, स्पेशली फोकस्ड आपका ज्योग्राफी पे रहेगा ये। इसके अलावा देखिए यहाँ पे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर जो यूपी में है उसका भी चल रहा है, यूपीएचएससी का। तो यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, और नेट जेआरएफ आपको जानकारी ही है, तो नेट जेआरएफ के लिए भी आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। तो इसमें इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो पूरा जो क्वेरी थी, इसके अलावा भी आपको लगे कि कुछ ऐसे प्रश्न जो आपके हैं और इन पूरे वीडियो में उसका उत्तर आपको नहीं मिला है, तो आप कमेंट करिए और आपकी जो समस्याएं हैं उसका समाधान निश्चित तौर पे यहाँ पे किया जाएगा। ठीक, तो ये आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।